स्टूडेंट, हमारा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम चल रहे थे। थॉर्नडाइक के नहीं, हमारे सिद्धांत चल रहे थे। सीखने के सिद्धांत चल रहे थे। सीखने के सिद्धांत या नियम एक ही बात है। तो उसमें हमारा थॉर्नडाइक का चल रहा था सबसे पहले। तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, शायद देखते हैं कितना था। हमने ये देख लिए थे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत किस किसने प्रतिपादित किए हैं और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत किस किसने प्रतिपादित किए, ये हमने कल देख लिया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा ये भी हो चुका था थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था आपको। इसके कुल 8 नियम बताए हैं इन्होंने। 3 नियम प्रमुख हैं थॉर्नडाइक के और 5 नियम गौण हैं। और मुख्य जो 3 नियम है वो तत्परता का नियम और प्रभाव या प्रभाव का नियम, और तीसरा था हमारा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये हमारे 3 नियम थे। इनके अलावा हमारे 5 नियम और हैं, जो कि मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंध परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये 5 गौण नियम हैं और कुल मिलाकर 8 इन्होंने नियम बताए हैं। और इन्होंने 1913 में यूएसए में, ये मैंने कल भी आपको बताया, फिर भी एक और बार रिपीट कर दे रही हूँ कि 1913 में यूएसए में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की एक किताब लिखी थी। उसमें अपना नियम के बारे में बताया था या लिखा था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, मैंने आपको बताया है। और इनका जो सिद्धांत है उसके भी उपनाम मैंने कल बताए थे। एक इसके उपनाम जो हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति यानी बार बार का सिद्धांत, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे इसके उपनाम हैं। और थॉर्नडाइक के सीखने का शैक्षिक महत्व वो भी मैंने आपको बताया था और मैं बता दूंगी। अब हम इसे देखते हैं कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किस तरह से किया था और क्या इनका प्रयोग था। चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अध्ययन करके प्रयास एवं भूल विधि का अध्ययन किया। उसने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। पिंजरे के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता लगा था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुलता था। बिल्ली को पिंजरे के अंदर और खाने की वस्तु को बाहर रखा गया। बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती थी जब वह पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख जाए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रक्रिया आरंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु इन सभी प्रयासों के बावजूद एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया, यानी लेवर यानी बटन। फलस्वरूप उसके दबने के कारण दरवाजा खुल गया। यह प्रयोग कई बार दोहराया गया और देखा गया कि हर बार बिल्ली ने दरवाजा खोलने से के पहले से कम समय लिया। अंत में एक स्थिति ऐसी आ गई जब बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए या गलती किए प्रथम प्रयास में ही दरवाजा खोलने में सफल हो गई और इस प्रकार उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। देखिए, ये प्रयोग मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि उद्दीपक क्या है, क्यों प्रयास करेगा कोई, क्यों कुछ सीखेगा। जब किसी चीज की जरूरत होगी तभी तो, या कोई प्रेरणा मिलेगी या कुछ भी ऐसी चीज होगी तभी तो कोई अधिगम करेगा, कोई सीखेगा। अब हमें कोई उद्देश्य तो चाहिए तभी तो हमको सीखेंगे। अब बिल्ली के पास क्या था उद्देश्य? बिल्ली भूखी थी और उसके सामने खाना रखा हुआ था, लेकिन वो उसे कब खा सकती थी? जब वो उस पिंजरे से बाहर निकलती। तो उसी भूख के कारण जो उसे उद्दीपक दिखाई दे रहा था खाने के रूप में, वो उद्दीपक देखकर उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और उस प्रतिक्रिया के ही फलस्वरूप उसने उसका जो पिंजरे का दरवाजा था वो खोलना सीखा। शुरू में बहुत गलती करती थी, उसके बाद
उसकी गलतियां कम होती गईं और एक समय ऐसा आया कि उसने गलतियां करना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पर यही इनका जो प्रयोग है थॉर्नडाइक का, इनका यही चीज ये बताना चाह रहे हैं कि बार बार किसी काम को करने से उस काम में एक तरह से महारत हासिल हो सकती है और उस काम को बिना गलती के करना सीखा जा सकता है। तो यही अधिगम में है। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण निम्न है। देखिए, ये इन्होंने उपकरण बनाया था, ये आप लोग देख रहे हैं। इसमें बिल्ली भी बंद है और ये इसका लीवर है और ये बाहर खाना रखा था। इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपने देख लिया होगा। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग का रेखाचित्रीय निरूपण। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग के आधार पर सीखने के निम्न सोपान हैं। चालक, यहाँ बिल्ली की भूख ने चालक का कार्य किया। ठीक है। लक्ष्य, थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में पिंजरे के बाहर रखा भोजन प्राप्त करना बिल्ली का लक्ष्य था। बिना लक्ष्य के कुछ अधिगम नहीं किया जा सकता। अवरोध, इस प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली के लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध था। अनियमित क्रियाएं, पिंजरा खोलने का तरीका जाने बिना बिल्ली ने अनियमित क्रियाएं करके बाहर आने का प्रयास किया। संयोगवश सफलता, तरह तरह के लगातार किए गए प्रयासों के दौरान संयोगवश बिल्ली पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गई। उसे फिर पता चल गया कि कैसे दरवाजा खोला जाता है। सही अनुक्रिया का चयन, शने शने यानी धीरे धीरे बिल्ली ने खटके को दबाने के सही ढंग को पहचान लिया। दृढ़ीकरण, अंत में बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं का त्याग करते हुए खटके को दबाकर खोलने के ढंग को सीख लिया एवं केवल आगे इसी सही अनुक्रिया को सुदृढ़ किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत के प्रमुख सैद्धांतिक बिंदुओं का निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है। देखिए, जब भी कोई कुछ चीज़ें सीखता है कुछ भी, तो उसमें प्रयास और गलतियां तो होती हैं। बार बार कोशिश करने पे ही कुछ सीखा जाता है और जब सीखते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं और गलतियों से ही कुछ अधिगम किया जाता है या सीखा जाता है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अब जैसे इसमें उद्दीपक से जो संबंध बन रहा था यानी कि SR बॉन्ड, तो ये उसी का परिणाम है। उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य जो बंधन बन जाता है, ठीक है, उसका परिणाम है ये। अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती है। अधिगम क्या होता है? कोई सोच समझ कर थोड़ी ना होता है। अगर सोच समझ कर होता तो हमें तो ये आती है ये चीज़, ऐसा नहीं है ना। तो अधिगम क्या है कि मतलब सीखता है इंसान, उसे पहले से जाना नहीं जा सकता, ना वो जानते होते। वो जब सीखते हैं तो मतलब सूझ युक्त नहीं है अधिगम। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम संज्ञान पर आधारित ना होकर प्रत्यक्ष होता है। चलिए इसे देखते हैं। उपरोक्त सभी सोपानों को एक चित्र के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से दिखाया हुआ है पूरा चित्र बना के। पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर भोजन, उसमें देखिए आपको चित्र के द्वारा समझाया गया था और इसमें ये लिख के आपको समझाया गया है। तो ये क्या है? बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना। सबसे पहले उसने उछल कूद मचाई, वो भूखी थी, उसे सामने खाना दिख रहा था तो वो उस खाने को पाने के लिए उछल कूद कर रही थी। उसके बाद उसने बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना शुरू किया। बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश करना। अब हमें भी कोई बंद कर देगा और हमें भूख लगेगी, और तो हम क्या करेंगे? हम हाथ पैर फेंकेंगे, कोशिश करेंगे कैसे भी हम बाहर निकल के उस खाने को खा लें, है ना।
फिर क्या है, बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। अब उस हाथ पैर पटकने में बाई चांस हमसे वो लीवर दब गया या बिल्ली से दब गया तो मतलब एक बार उसे नहीं समझ आया कि ये दरवाज़ा कैसे खुला, दूसरी बार भी समझ नहीं आया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें भी पता चल जाएगा और बिल्ली को भी पता चल गया कि कैसे ये दरवाज़ा खुला। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए SR बॉन्ड, यानी उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाना। ये थॉर्नडाइक का प्रयोग था। आगे हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, जो मैंने आपको बताए थे। 8 नियम हैं, बता चुकी हूँ मैं। 3 प्रमुख हैं, 3 मुख्य हैं और 5 गौण नियम हैं। आइए इसे देख लेते हैं जल्दी से। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के जिन नियमों का प्रतिपादन किया उन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। सीखने का मुख्य नियम ये रहा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है। सीखने के गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात या सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर परिवर्तन का नियम। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8 नियम है। आगे है तत्परता का नियम, ये देखते हैं। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। देखिए बहुत से नाम हैं, पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ही नाम नहीं है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप लोग सारे ही नाम याद करके जाइएगा। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्राणी जब सीखने के लिए तत्पर होता है तब सीखने की क्रिया उसके लिए संतोषप्रद होती है तथा वह सरलता, शीघ्रता व स्थायी रूप से सीख लेता है। इसके ठीक विपरीत जब प्राणी सीखने के लिए तत्पर या इच्छुक नहीं होता तब उसके लिए सीखना कष्टप्रद होता है तथा वह अनेक प्रयासों के बावजूद भी ठीक ढंग से सीखने में प्रायः असफल रहता है। इस नियम के अनुसार कोई बात बच्चों को तभी सिखानी चाहिए जब वह सीखने के लिए तत्पर हो। देखिए जब तक खुद, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जब तक वो खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, उसका खुद मन नहीं करेगा, तब तक आप उसे कोई भी बात नहीं सिखा सकते। इसीलिए ये नियम बहुत मायने रखता है सीखने के लिए। जब व्यक्ति तत्पर हो सीखने के लिए तभी उसे कुछ चीज़ सिखानी चाहिए और वो अच्छे से सीख भी जाएगा। दूसरा है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम करने के अंतर्गत पुरस्कार का विशेष महत्व है। पुरस्कार के प्रभाव से ही व्यक्ति सीखता है। यही प्रभाव का नियम है। जब किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्ति कोई अनुक्रिया दर्शाता है और उसे संतोष प्राप्त होता है तब अधिगम अधिक प्रभावकारी होता है और व्यक्ति उस अनुक्रिया को बार बार करने का प्रयत्न करता है। परंतु जो प्रक्रिया उसे दुखदायी लगती है उसे कभी भी दोहराता नहीं है बल्कि छोड़ देता है। इस प्रकार प्रभाव के नियम में सुखकारी अनुक्रिया को प्राणी दोहराता है और दुखकारी अनुक्रिया को छोड़ देता है। सीखने के इस नियम से स्पष्ट है कि जिस अनुक्रिया को करने से अथवा करने के उपरांत प्राणी को सुखद अनुभूति होती है उस अनुक्रिया तथा उससे संबंधित उद्दीपन के मध्य का बंधन दृढ़ होता है। इसके विपरीत दुखद अनुभूति प्रदान करने वाली अनुक्रियाओं को प्राणी प्रायः कठिनता से सीख पाता है। देखिए ये जो है प्रभाव का नियम, इसमें क्या होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ पुरस्कार के रूप में चाहिए होता है। अगर आप जैसे कुछ उसे सिखा रहे हैं तो आप बच्चों को कुछ जैसे क्लास में ही कुछ सिखा रहे हैं तो उन्हें कुछ पुरस्कार के रूप में जैसे टॉफ़ी देंगे या स्टार देंगे, इस तरह का कोई पुरस्कार दिया जाता है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, है ना। ऐसे ही बड़ों का भी है। अगर वो कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ विशेष महत्व मिल रहा है या पुरस्कार मिल रहा है तो उन्हें सीखने में आसानी भी होगी और वो उस चीज़ को अच्छी तरह सीखेंगे। लेकिन इसी के विपरीत में यदि कुछ सीखने में उन्हें दुखदाई परिस्थितियों का अनुभव हुआ है या उन्हें कुछ ऐसी बुरी परिस्थिति देखनी पड़ी है या कुछ असंतोष मिला है तो वो उस चीज़ को नहीं सीखना चाहेंगे और उसे छोड़ देंगे और ना ही सीख पाते हैं। आगे देखते हैं। सन 1930 के बाद किए गए अनुसंधानों के आधार पर थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में कुछ संशोधन किए गए और कहा गया कि पुरस्कार में बंधन सुदृढ़ तो होते हैं लेकिन दंड से कमज़ोर होना जरूरी नहीं। इसे संक्षेपित प्रभाव नियम कहा गया।
देखिए थॉर्नडाइक के नियम में 1930 में इसमें कुछ फेरबदल किए गए और इसका नया नाम रखा गया, संक्षेपित प्रभाव नियम। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इस नाम से भी जानते। शैक्षिक दृष्टि से सीखने के प्रभाव के नियम का भी अत्यंत महत्व है। यह नियम बालकों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहज बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माता पिता और अध्यापकों को बालकों के समक्ष सीखने की परिस्थिति इस प्रकार से प्रस्तुत की जानी चाहिए कि बालक सीखने में तथा सीखने के बाद सुख का अनुभव करें। पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था इस नियम के व्यवहारिक प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है। पुरस्कार से संतोष की प्राप्ति होती है, दंड असंतोष देता है। यही कारण है कि व्यक्ति दंडनीय कार्यों से बचना चाहता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है। आगे देखते हैं हम तीसरा, अभ्यास का नियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अभ्यास का नियम, अभ्यास करते करते और ज़्यादा निपुणता आती है। तो देखते हैं इसमें। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अभ्यास के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच का बंधन यानी SR बॉन्ड सुदृढ़ होता है। इसके विपरीत अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की कमी इस कथन को शिथिल करती है। सीखने के इस नियम को लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किया गया। प्राणियों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण, गणित, विज्ञान तथा भाषा आदि विषयों के पाठ को याद करते समय इसी नियम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यदि किए गए पाठों को बार बार दोहराया नहीं जाता तो छात्र पाठ को भूलने लगता है। बार बार दोहराने से उद्दीपक अनुक्रिया बंध SR बॉन्ड सुदृढ़ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सीखना सरल, स्थायी तथा सफल हो जाता है। इसके विपरीत ज़्यादा समय तक यदि पाठ को दोहराया नहीं जाता तो उद्दीपक अनुक्रिया बंध शिथिल हो जाता है। फलस्वरूप पाठ विस्मृत होने लगता है। रटंट, स्मरण, चित्रकारी, संगीत, क्रिकेट, हॉकी, टंकड़, साइकिल या गाड़ी चलाना आदि अनेक क्रियाओं में यह नियम दृष्टिगोचर होता है। अभ्यास के नियम के दो उपभागों, उपयोग का नियम तथा अनुप्रयोग का नियम में विभाजित करके भी प्रस्तुत किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभ्यास के नियम की आलोचना करते हुए कहा है, देखिए ये जो है, देखिए अभ्यास का नियम जो है ये क्या है, देखिए इसमें गणित, विज्ञान तथा और भी भाषाएं हैं। तो कोई भी क्षेत्र उसमें बार बार जैसे कोई पाठ याद करा जा रहा है या बार बार कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस की जा रही है तो उसमें निपुणता तो आती है। तो ये अभ्यास का नियम इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अभ्यास के नियम की आलोचना करते हुए क्या कहा है इन्होंने। सीखने की प्रक्रिया केवल अभ्यास के कारण ही नहीं होती, वरन उसमें सूझ व समझ की भी भूमिका होती है। इनका मानना है कि सीखने की जो प्रक्रिया है केवल उसमें अभ्यास करके ही नहीं सीखा जा सकता। ठीक है, उनका मानना है कि उसमें सूझ और समझ की भी भूमिका होती है। मतलब कोई चीज़ है आप याद कर रहे हो तो उसे केवल क्या है आपने रट लिया, ये ऐसा नहीं है। इनका मानना है कि उसमें समझ के याद करना है। अभ्यास भी करिए और समझ के भी याद करिए। तो समझ की और सूझ की भी भूमिका को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। आगे है, बिल्ली के द्वारा गलत और सही अनुक्रियाओं का लगभग समान अनुपात में अभ्यास किया गया, जो अभ्यास के नियम की पुष्टि नहीं करता। इनका मतलब मानना यह है कि बिल्ली का जो इन्होंने प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, तो ये इनका कहना यह है कि बिल्ली ने सही और गलत दोनों अनुक्रियाएं बराबर की। उन्होंने कोई अपनी सूझ के, बिल्ली ने कोई अपनी सूझ के हिसाब से ये नहीं है कि प्रयास किया है कि मुझे मतलब कोशिश करनी है या कोई भी उसने प्रयास बार बार किया है जान के, ऐसा नहीं है। उसने तो अनजाने में अनुक्रियाएं की थी जिसमें गलत और सही दोनों थी। इसीलिए ये अभ्यास के नियम की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, कि अभ्यास करने से वो निपुण हो जाएगी या वो गलतियां करना कम कर देगी, ऐसा नहीं है। उसने तो अनजाने में ही ये सब किया था। चलिए, अभ्यास की मात्रा समान रहने पर किसी एक परिस्थिति में परिणाम का ज्ञान
होने के कारण सीखने की प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होती है। उपरोक्त आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए थॉर्नडाइक ने सन 1930 में कहा कि केवल दोहराने के रूप में किए गए अभ्यास से बंधनों में प्रभावी सुदृढ़ता नहीं आती है। उन्होंने भी इस चीज़ को माना। ये कई आलोचकों ने जैसे इनके प्रयोग का आलोचना की या अपनी जो व्यूज़ थे वो रखे, लेकिन उन्होंने भी 1930 में थॉर्नडाइक ने भी उनकी इन बातों को सही माना। चलिए आगे देखते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि इसके फलस्वरूप भी शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के अभ्यास के नियम का बहुत महत्व है। अध्यापक तथा अभिभावक इस नियम का उपयोग बालकों को स्थायी अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। अतः सीखने के इस नियम का शैक्षिक उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण व व्यवहारिक है। थॉर्नडाइक के उपरोक्त तीनों नियम एक दूसरे से भिन्न न होकर घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित हैं। ये इन्होंने बताया कि थॉर्नडाइक के जो तीनों नियम हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि इन तीनों का ही संबंध है। ठीक है, ये तीनों के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के एक तरह से पूरक ही समझिए। चलिए आगे देखते हैं सीखने के गौण नियम। ये क्या हम देख पाएंगे? इसे हम कल देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, ये प्रयोग देख लीजिए और ये देख लीजिए। ये 3 नियम मैंने जो बताए हैं अच्छी तरह, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो तैयार कर लीजिए और इनके नाम जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कई नाम हैं इनके, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम कल ये देखेंगे इनके गौण नियम जो कि 5 बताए हैं मैंने, उसके बाद हम और भी सिद्धांत देखेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जो लोग नए हैं हर रोज़ की तरह बोलूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।